हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय से केंद्र सरकार, जिसमें हमने कल सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे प्रारंभिक, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अपीलीय जो क्षेत्राधिकार 4 भागों में बांटा गया है: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशेष। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद संवैधानिक मामले, तो संवैधानिक नाम से पता चलता है संविधान, यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित या कानून से संबंधित कोई भी विवाद है, उस विवाद की सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई प्रश्न महत्वपूर्ण नियम है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो देखिए, उच्च न्यायालय को लगे कि जो विवाद है, उस विवाद में कोई कानून से संबंधित प्रश्न है, तो ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय में दायर या अपील की जा सकती है। किससे? संविधान से जो व्याख्या है, उस व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न सम्मिलित है, तो वह निर्णय जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला आता है दीवानी न्याय। तो देखिए, सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो देखिए, जब भारत का मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि विवादित जो राशि है वो 20,000 से अधिक होने पर ही दीवानी मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जिसकी राशि विवादित राशि है वो 20,000 से कम होने पर सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी मामलों से संबंधित अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन 30वें संविधान संशोधन 1973 के बाद जो ये राशि थी, उस राशि को हटा करके अब सभी प्रकार के दीवानी मामले हैं, उस मामलों की अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, दीवानी मामले जिसमें कौन चाहते हैं कृषि भूमि संबंधी विवाद, धर्म से संबंधित, इसके अलावा विवाद, तलाक, रेल दुर्घटना, संपत्ति,
आदि मामले हैं वो दीवानी में आते हैं। अगला फौजदारी। तो देखिए फौजदारी उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था, उसको या ऐसे न्यायालय जिसको हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के जो नीचे के न्यायालय थे जिसे हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मुजरिम को मृत्यु दंड दे दिया हो, यहाँ उसको अपराध से मुक्त कर दिया गया है, या तो मृत्यु दंड दे दिया हो, यहाँ अपराध से मुक्त कर दिया गया। ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील है वो डायरेक्ट अपन सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अगला आता है विशिष्ट। तो देखिए जो संवैधानिक, दीवानी को फौजदारी, इस मामलों के अलावा यदि कुछ ऐसे मामले होते हैं तो उस मामलों की सुनवाई करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 135 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देता है। तो देखिए विशिष्ट मामले जो सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी अन्य न्यायालय के जिन्होंने निर्णय दिया है उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देता है। तो ये थे आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशिष्ट। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की अगली सत्य को पढ़ेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों फौजदारी मामले जैसे हम बात करते हैं चोरी, हत्या, डकैती, धोखाधड़ी, मारपीट, दहेज प्रथा, आदि विषयों से संबंधित जो मामले हैं वो फौजदारी के तहत आते हैं। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की जो अगली शक्ति है वो अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। जो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी ये अधिकार प्राप्त है कि सैनिक न्यायालय के अलावा भारत के अन्य किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। वहाँ था अनुमति प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए
चाहे उच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, उनके खिलाफ अपील करने की अनुमति दे सकता है। वो कौन दे सकता है? स्वयं खुद। इस शक्ति पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। ये जो शक्ति दे रही है इस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगली शक्ति परामर्श संबंधित अधिकार। तो देखिए परामर्श का अर्थ होता है सलाह। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को भी शक्ति दे रखी है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। वह सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो देखिए यही है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिया गया परामर्श वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति उनके निर्णय को या उनके परामर्श को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगला आता है अभिलेख न्यायालय। तो देखिए अभिलेख न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों को अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। तो देखिए अभिलेख का क्या होता है? बिल्कुल लिखा हुआ दस्तावेज अभिलेख। अब दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने जो कोई निर्णय दिया है, अब ये जो निर्णय है ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे है उच्च न्यायालय, वहां पर एक सबूत के तौर पर या साक्ष्य के तौर पर रखे जाएंगे। तो देखिए यह बताया गया है अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी या सबूत के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। यानी जो इससे क्या होगा, उच्च न्यायालय में यदि इसी मामले से संबंधित कोई विवाद या कोई प्रश्न उच्च न्यायालय में तय हो जाता है तो उससे क्या है ये साक्षी के रूप में होंगे और इससे लेकर के निर्णय को जल्दी सुलझाया किया जा सकता है या निर्णय किया जा सकता है। इसके अलावा एक शब्द आपके आता है न्यायालय अवमानना। न्यायालय अवमानना, अवमानना का तात्पर्य है कि अपन न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकते हैं, न्यायालय को आलोचनाओं से मुक्त रखा गया है। तो देखिए यदि हमने यह बात की कि सब जगह साक्षी के रूप में रहेंगे, यदि किसी ने इस अभिलेख को अस्वीकार कर दिया तो उसके लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है, उसको न्यायालय अवमानना कहा जाता है। अगला आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा। तो देखिए वहां हमने पहला पढ़ा था
मौलिक अधिकारों को लेकर के हम खुद जाकर के अपील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन को जाने की आवश्यकता नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय स्वयं मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो तुरंत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो देखिए, न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट लगाना है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वो रीट जारी करते हैं। रीट 5 प्रकार की होती है। प्रत्यक्षीकरण, या फिर कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी भी व्यक्ति को जो बंदी बनाया जाता है तो उसको 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश करना, ये नागरिक का मूल अधिकार है। दूसरा परमादेश। परमादेश सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को या अधिकारी को अपने पद से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए आदेश दे सकता है। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये न्यायिक है, इसको उच्च न्यायालय के जो कुछ ऐसे विचार निर्णय होते हैं जो उसके दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे मामले को ऊपर बुलाने का कार्य किया जाता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का योजना। अगला आता है प्रतिषेध। तो वही बात है कि ये भी न्यायिक है। उच्च न्यायालय कुछ ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा है जो उनके कार्य से या दायरे में नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है प्रतिबंध या प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का इस पे प्रतिबंध लगाते हैं, इस पे आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगला आता है अधिकार पर्चा। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को जिन्होंने पद धारण किया है उस पद का आधार पूछा जा सकता है। आपकी क्या योग्यता है, आपने किस योग्यताओं के आधार पर इस पद को ग्रहण किया है। यदि आप उस योग्यताओं में खरे नहीं उतरते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला आता है संविधान का रक्षक। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का काम ही क्या है? संविधान की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना और जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों की जो वैधानिकता है उसकी जांच करने की शक्ति इनको दे रखी है कि संसद द्वारा या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून संविधान की रिकॉर्डिंग है या नहीं, इनका कार्य है सर्वोच्च न्यायालय। एक और शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है कि जो संसद यहाँ राज्य विधानसभा कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानून संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर देते हैं। किसके द्वारा बनाए गए कानून? संसद व राज्य विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती हैं जो संविधान का उल्लंघन करती है। उससे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। आपके ये पाठ पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका का जो एक अंग है उस सर्वोच्च न्यायालय ये हमने अध्ययन किया, जिसमें गठन व शक्तियों का उल्लेख किया। धन्यवाद।